नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवे से, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवे के द्वारा उड़ीसा के लिए 2 और नए रेल फ्लाईओवर्स को अप्रूवल दे दी गई है और इन्हें रेलवे के मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया जाएगा। दोस्तों इनमें से एक फ्लाईओवर कटक में बनकर तैयार होगा, जो कि रजतगढ़, राधा किशोरपुर और मच्छापुर को कनेक्ट करेगा। 10.89 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और इसके ऊपर 268.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो बनने के बाद क्रॉस ट्रैफिक डिलेज को यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा। दूसरा फ्लाईओवर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिंगापुर रोड स्टेशन पर बनाया जाएगा। 239.83 करोड़ रुपये इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे और ये रायपुर विजयनगरम रेल लाइन के ऊपर ट्रैफिक को कम करेगा। अच्छी बात यह है कि दोनों फ्लाईओवर जब बन जाते हैं तो एक सिंगल टाइम में मल्टीपल डायरेक्शंस में ट्रेन मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों भारत फौज की सब्सिडरी जेएस ऑटोकास्ट फाउंड्री ने तमिलनाडु में उनका एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया है और इसके लिए वो 67.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों बेसिकली इस कंपनी के द्वारा तमिलनाडु के रोड में एक फाउंड्री यूनिट को ऑपरेट किया जाता है, जहां पर अभी ग्रे और एसजी आयरन कास्टिंग्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। अब इस प्लान की कैपेसिटी 72,000 टन पर एनम की है, जो बढ़ाकर 1,16,000 टन पर एनम तक कर दी जाएगी। 3 एडिशनल इंडक्शन फर्नेसेस, एक सैंड ब्लास्ट, एक सैंड कूलर और मल्टीपल नई मशीन यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। ओवरऑल इसके चलते 200 के आसपास नई जॉब जनरेट होंगी। अगली अपडेट दोस्तों राजस्थान से है, जहाँ पर उसको राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट अभी इनॉग्रेट कर दी गई है और यहाँ पर राजस्थान सरकार को ऑलरेडी 30 लाख करोड़ रुपये तक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिल चुके हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राजस्थान सरकार काफी महीनों से लगातार काम करने में लगी हुई है। कई सारे रोड शोज और कॉन्क्लेव्स इसको लेकर उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए थे और उसी का ही ये रिजल्ट है कि 30 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सभी इनको रिसीव हुए हैं। बिगेस्ट प्रपोजल यहाँ पर अडानी ग्रुप की तरफ से है, जो 7.5 लाख करोड़ रुपये राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे कुछ सालों के अंदर 4 नए सीमेंट प्लांट्स इनके द्वारा सेटअप किए जाएंगे। टोटल 6 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी के दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम भी, जो कि अराउंड 100 गीगावाट का होगा, वो भी राजस्थान में अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा। आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा भी 50,000 करोड़ रुपये कमिट किए गए हैं, जो सीमेंट, रिन्यूएबल्स, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में खर्च किए जाएंगे। जबकि महिंद्रा ग्रुप के द्वारा 11,000 करोड़ रुपये और वेदांता ग्रुप के द्वारा भी 1 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कमिट की गई है जिंक और ऑयल प्रोडक्शन के लिए। और अभी क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट चल रही है, तो अभी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कौन कौन सी कंपनीज ने कितनी कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कमिट की है। एक बार अभी खत्म हो जाती है तो और इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आएगी। अगली दोस्तों अपडेट इजरायली फर्म टेडियन टेलीकॉम से है, जो भारत में भी उनके आईपी टेलीफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने इंडियन कंपनी डीसीएम श्रीराम के साथ में टाई अप अनाउंस कर दिया है। तो सब इसके लिए कंपनी पिछले 25 सालों से भारत में काम कर रही है उनके सप्लायर नेटवर्क के थ्रू, लेकिन अब वो पहली बार भारत में मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। क्लास 2 इक्विपमेंट्स इनके द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट क्वालिफाइड कैटेगरी में आते हैं और इनको इमीडिएट प्रोक्योर किया जाता है। पहले भी इसके अंदर एनुअल इनके द्वारा 80 करोड़ रुपये भारत में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए हर साल 10 मिलियन आईपी टेलीफोन से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और जिन लोगों को आईपी टेलीफोन के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि ये टेलीफोन्स मल्टीपल कम्युनिकेशन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और मोस्टली इनको जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका कहना है कि पहले फेज में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जबकि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के लिए वो किसी इंडियन कंपनी के साथ में टाई अप करेंगे। और अगर ये पहले फेज में उनके टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, तो अगले फेज में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी भारत में फोकस करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों एमएमआरसीएल के द्वारा मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसके दूसरे फेज के ऊपर ट्रैक लेइंग का काम 100% कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों लाइन 3 का भी पहला फेज, जो कि अराउंड 12.5 किलोमीटर का है, वो बीकेसी से आरे के बीच में ओपन कर दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अभी बीकेसी से लेकर कफरेट तक का जो सेक्शन है उसको फेज 2 डेजिग्नेट किया गया है। 21 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जिसमें 17 से 18 स्टेशन बनने हैं। दादर, सिद्धिविनायक टेम्पल, वर्ली, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, सीएसएमटी, चर्च गेट, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो दूसरे फेज में कनेक्ट होंगी। अभी मैं मार्शल के अकॉर्डिंग इस सेक्शन के ऊपर टनल और स्टेशन का काम ऑलमोस्ट 99% तक कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम और ओवरहेड वायरिंग का काम 60% तक कंप्लीट हो चुका है, जबकि ट्रैक लिंक तो 100% कंप्लीट हो चुकी है। और इसके चलते दूसरे फेज के ऊपर जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो अभी 88% पर स्टैंड कर रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के पहले हाफ के अंदर ये फेज भी आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ जोरावर टैंक के ट्रायल्स लगातार कंडक्ट करने में लगी हुई है और अभी ये बताया गया है कि इसके जो फायरिंग ट्रायल्स थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों जोरावर टैंक भारत का सबसे लाइटेस्ट टैंक होगा, जिसकी हमारे हाई टेरेन बॉर्डर एरियाज जैसे कि एलएसी और एलओसी यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए बनाया जा रहा है। और ये अभी हमारे लिए नेसेसिटी भी है, क्योंकि चाइना ने बड़े स्केल पर एलएसी के अलोंग लाइट टैंक को डिप्लॉय कर रखा है, जबकि हमारे इंडियन टैंक्स जैसे कि T-72 और T-90 टैंक्स वो उतने कैपेबल नहीं है कि उनको इतने एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किया सके। कंपैरिजन के लिए अगर आपको बताऊं तो T-72 और T-90 टैंक्स का वेट 40 टन से ऊपर है, जबकि जोरावर टैंक का वेट
25 टन के आसपास है और इसी कारण इसको फास्ट सर्विस पर भारत में बनाया जा रहा है। लद्दाख के नयोमा में अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है, जहाँ पर फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोडक्शन ये सब चीज़ें DRDO के द्वारा वैल्यूएट की जा रही हैं। मंथ एंड तक DRDO उनके ट्रायल्स कंप्लीट कर देगी और अगले साल के स्टार्टिंग में यूजर ट्रायल्स के स्टैंड को हमारी इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमर्शियल ऑपरेशंस के गोल्ड स्टेप क्लोज पहुंच चुका है और यहाँ पर ये बताया गया है कि पहला वैलिडेशन ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट कर लिया गया है। दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। अप्रैल 2025 की यहाँ पर डेडलाइन सेट की है इसको ओपन करने की और उसे आप कह सकते हैं ये भी काफ़ी बड़ा पुश मिला है क्योंकि वैलिडेशन टेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया है, जो कि किसी भी एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशन के लिए पहला स्टेप होता है क्योंकि इसी के बेसिस पर किसी भी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। इंडिगो के साथ मिलकर टेस्ट कंडक्ट किया गया था, जहाँ पर इंडिगो प्लेन IG एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे हवा में रहने के बाद उसने इस एयरपोर्ट पर टचडाउन किया और इसी दौरान रनवे परफॉर्मेंस, एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और इमरजेंसी रिस्पांस रेडनेस को भी असेस किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट एयर इंडिया से है, जो उनकी फ्लीट को भी लगातार एक्सपांड करने में लगी हुई है और अभी उन्होंने 100 और एयरक्राफ्ट उनकी फ्लीट में ऐड करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है। दोस्तों जब से एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने दोबारा से खरीदा है, वो इसको बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं। पिछले साल इनके द्वारा 470 प्लेन्स यहाँ पर ऑर्डर किए गए थे, जिसमें से 250 प्लेन्स एयरबस से खरीदे जाएंगे, जबकि 220 प्लेन्स बोइंग से खरीदे जाने हैं और इस बार जो पूरे के पूरे 100 एयरक्राफ्ट हैं वो एयरबस से ही खरीदे जाएंगे। 100 में से 10 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट होंगे, जबकि बाकी बचे हुए 90 नैरो बॉडी A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट होंगे। A321 न्यू मॉडल्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वो भी डाटा यहाँ पर खरीदने वाला है। इसके साथ साथ एयरबस का फ्लाइट आर सर्विस कंपोनेंट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है इंडिया के द्वारा, जो कि उनकी A350 फ्लीट के मेंटेनेंस में काम करेगा। A320 फैमिली एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले जो लीप 1A इंजन हैं उनका अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर इक्विप किया जाएगा, क्योंकि उसके अपग्रेडेड वर्जन को US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से अप्रूवल मिल गई है और वो नए इंजन इनमें लगाए जाएंगे। अगली दो अपडेट अमेरिकन ईवी एजेंट टेस्ला से है, जिन्होंने उनके इंडियन प्लान्स को दोबारा से रिवाइव करना भी स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर भी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि NCR में एक नए शोरूम को लेकर उनके द्वारा लैंड स्काउटिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो आप जानते हैं कि टेस्ला पिछले साल ही भारत में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स अनाउंस करने वाला था, पर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पुश बैक कर लिया था और तब से लेकर अब तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं आई है। पर अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अनकंडीशनल सपोर्ट इलोन मस्क को मिलने वाला है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि टेस्ला भारत में काफ़ी इजीली एंट्री कर जाएगा। टैरिफ जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो भी उनको काफ़ी कम फेस करनी पड़ेंगी और यही रीज़न है कि अभी वो भारत में उनके नए शोरूम के लिए लैंड स्काउटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। डीलर ग्रुप के साथ उनकी बातचीत हो रही है, जहाँ पर बताया गया है कि 3000 से लेकर 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में इनका शोरूम फैला होगा। एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पर सेटअप किया जाएगा और उससे 3 गुनी बड़ी स्पेस पर डिलीवरी और सर्विस ऑपरेशंस इनके द्वारा सेटअप किए जाएंगे। साउथ दिल्ली का वेन्यू मॉल और गुरुग्राम की साइबर हब को यहाँ पर अभी प्रोमिनेंट लोकेशन बताया गया है इनके शोरूम के लिए। और अभी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर स्काउटिंग स्टार्ट हुई है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट अगेन नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा RTS प्लान को अप्रूवल दे दी है और अभी इसकी DPR को असेस करने के बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेज दिया है। दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो, पोर्ट टैक्सी, रैपिडल इस तरह के अलग अलग सिस्टम्स को इवेलुएट किया गया था, जहां पर फाइनल रैपिडल को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये एक टाइप से आप कह सकते हैं कि दिल्ली मेरठ रैपिडल का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि दिल्ली मेरठ रैपिडल पर गाजियाबाद स्टेशन से ही एक नई स्पर निकाली जाएगी जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। 72.44 किलोमीटर के आसपास की लेंथ होने वाली है, जहाँ पर 11 स्टेशन बनाए जाएंगे और 20,637 करोड़ रुपये का यहाँ पर खर्च आने वाला है। NCRTC ने कई महीने पहले इसकी DPR बनाकर यूपी सरकार के पास में सबमिट कर दी थी और अब यूपी सरकार ने इसको अप्रूवल देकर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबमिट कर दिया है। और अभी क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, NCRTC और कुछ और एजेंसीज के बीच में इसको लेकर ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। तो होपफुली अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पूरे प्रोजेक्ट को कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।